अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जी दिसंबर शुरू हो चुका है और आज जो है वो 9th हो गई है। जी हाँ, 9 तारीख हो गई है दिसंबर की और 16 भी आ रही है, यानी कि वो 16 जिसमें के पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है, आप जानते हैं कि 71 की वॉर हुई इंडिया और भारत के बीच में, और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थी और फिर जी एक नई कंट्री बांग्लादेश की शक्ल में हमारे सामने आई। खैर, उस पर हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। हम आपको पहले ये बताते हैं कि जी हमारे यहाँ हो क्या रहा है। जी हाँ, इस दिसंबर में ही जो है वो अमेरिकन सिटीजन कोई पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि जी उन्हें मारखोर का शिकार करना है। जी हाँ, मारखोर जो एक हिरन टाइप का एक जानवर होता है और पहाड़ों में पाया जाता है। जी हाँ, ये बस आप बैठे में बड़े ऐसा लग रहा है बहुत कोई कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन जी इन्होंने तकरीबन 2 लाख यानी कि $2,71,000 जो है वो दिए इन्होंने केपीके की गवर्नमेंट को, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को, और इस तरह से इनको परमिट मिला कि ये मारखोर का शिकार कर सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत शर्म आनी चाहिए केपीके की गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी, जो इस किस्म के शिकार करने के लिए पैसे लेकर परमिशन देते हैं और इन मासूम जानवरों का शिकार करने के लिए ये अमेरिकन जो हैं वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान और उसके बाद ऐसे फोटो बनवाते हैं जैसे बड़ा ही कोई कारनामा किया है। बहरहाल ये साहब है अमेरिकन जो पाकिस्तान आए और कहा ये जा रहा है, और ये खबर आपको बड़े बड़े हमारे जो न्यूज़पेपर्स जो हैं यानी कि डॉन और दूसरे कई न्यूज़पेपर्स उसमें भी मिल जाएगी कि जी तकरीबन $2,71,000 जो है इन्होंने पे किया और उसके बाद ये नायाब किस्म का जानवर जो होता है उसको बेचारे को मार डाला इन्होंने, उसका शिकार किया मारखोर का। वैसे तो हमारे फौजी जो हैं वो भी, उनका निशान भी मारखोर ही है, मगर ओ ये पिक्चर नहीं दिखानी थी जी। ये तो आप जानते हैं ना कि ये तो 71 की है, लेकिन ये कि वो पिक्चर हम आपको फोटो नहीं दिखाना चाहते, कोई और फोटो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह हमारे एडिटर साहब जो हैं वो इसको एडिट कर देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि बड़ी शर्म की बात है, बहुत मेरे ख्याल है कि जो एनिमल राइट्स वाले हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, उनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान में परमिशन देकर इस तरह से जानवरों के शिकार के लिए पैसा लेकर और फिर हम परमिशन देते हैं या परमिट देते हैं, और ना सिर्फ अमेरिकन को बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से, खास तौर पे गल्फ से जब लोग आते हैं और वो सिंध में आने वाले परिंदे जो बेचारे अपनी जान बचा के मौसम की चेंज की वजह से पाकिस्तान आते हैं कुछ टाइम के लिए, उनके शिकार के लिए भी जो गल्फ की कंट्रीज हैं जिसमें दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान सभी कंट्रीज शामिल हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो पाकिस्तान को पैसा देकर और उन परिंदों के शिकार के लिए भी आते हैं। और ये बात भी कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ना तो कोई गल्फ कंट्रीज को कुछ कहता है और ना ही कोई पाकिस्तान को कुछ कहता है कि जी इस तरह के कारनामे या इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ होता चला जा रहा है और कोई भी रोकने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। और मुझे तो यकीनन बहुत दुख होता है जब इस तरह से पैसा लेकर और इस किस्म के जानवर जो अब नायाब होते चले जा रहे हैं कि शायद आगे कुछ सालों के बाद इनकी नस्ल ही खत्म हो जाए, उनको जो है वो मार डाला जाता है। हमारे यहाँ यही हाल है और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम तो बड़े रहम दिल हैं और हमारे बड़े नरम दिल हैं और ये है वो है, लेकिन अमेरिकन ने जैसे ही हमें पैसा ऑफर किया हमने फटाफट उनसे कहा कि आइए जी और शिकार खेल लीजिए यहाँ पर। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर कोई कुछ बोलता है या हम लोग खामोशी रहेंगे। मेरा ख्याल है कि खामोशी ही रहेगी, कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे। बांग्लादेश की बात अगर हम करें तो बांग्लादेश और भारत में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से काफी पहले अच्छे टर्म्स से उनके, और अब ये हुआ है कि जी वो टर्म्स जो है वो खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। और बांग्लादेश और भारत जो है एक दूसरे के पड़ोसी तो जरूर है, और एक जमाने में तो बांग्लादेश वाले बड़े प्राउडली कहा करते थे कि जी भारत ने हमारा साथ दिया और इसी वजह से 71 की वॉर में वो बांग्लादेश बनाने में कामयाब हुए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बिल्कुल भारत से नाराज है, और बहुत से लोग तो खैर ये भी कहा जाता है कि बांग्लादेश में जा ही चुके हैं, और कुछ ही लोग हैं जो उस वक्त बांग्लादेश में रह रहे हैं, बल्कि काफी सारे ज्यादा लोग जो बांग्लादेश के हैं वो भारत में पहुंच चुके हैं और वहीं पर हैं, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चलता
चलता चला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस चीज को आगे किस तरह से लेकर दोनों गवर्नमेंट्स चलती हैं। ये भी कहा गया है कि जी कई जगह से जो है वो ड्रोन्स भी खरीदे गए हैं और वो ड्रोन्स जो हैं बांग्लादेश ने भारत की तरफ रुख करके रखे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जी बांग्लादेश के लोग जो हैं वो भारत के लोगों को कोई इंटरनेट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करते थे उसको भी रोका जा रहा है और वो एग्रीमेंट जो था वो भी कैंसिल कर दिया है बांग्लादेश ने, कि जो वो भारत को इंटरनेट सर्विसेज दे रहे थे उसमें से यानी अब भारत को जो है वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी। और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट आई है इस वक्त, जो मोहम्मद यूनुस साहब की, जी हाँ, उन्होंने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। अब ये बात भी काफी ज्यादा की जा रही है कि जब से बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान से बढ़ने शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान से बेहतर होने लगे हैं, तो उसके साथ ही साथ यही ताल्लुकात जो हैं वो उनके खराब होने लग गए हैं भारत के साथ। हालांकि ये कोई जरूरी बात नहीं है कि अगर किसी के टर्म्स पाकिस्तान से अच्छे हों तो वो हर हाल में भारत के साथ अपने टर्म्स को खराब करे। दोनों कंट्रीज के साथ उनके टर्म्स बेहतर रह सकते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब जो बाइडेन के बड़े फेवरेट समझे जाते हैं, उनके साथ कई उनकी फोटोज हैं जिसमें वो बड़े गले लगा के उनको खड़े हैं, उससे लगता है सही है कि वो हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें अमेरिका से कहा जा रहा है। लेकिन अमेरिका में जो बाइडेन की गवर्नमेंट जो है वो बस थोड़े ही दिनों की मेहमान है और आप जानते ही हैं कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे और उसके बाद वो जिस तरीके से अपनी कंट्री को या अपनी पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ेंगे उसमें तो यही लगता है कि वो ज्यादा फेवर वो भारत को ही देंगे। और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना कि भारत रखता है। मोदी जी के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी, और अब भी ऐसा ही लग रहा है कि जब वो आएंगे दोबारा एज अ प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे तो सबसे पहले काम जो होगा वो यही होगा कि भारत के साथ बातचीत करनी, भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने और भारत के साथ काम करने को ही सामने की तरफ रखा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश जो है वो न जाने किस वजह से अपने यहाँ जो है एक तरफ तो वो माइनॉरिटीज को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कभी उनको अरेस्ट कर रहे हैं, कभी उनके घर ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, कभी उनको मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो भारत को भी मुसलसल नाराज किए चले जा रहे हैं। भारत बहरहाल एक बहुत बड़ी कंट्री है और मैं तो पाकिस्तान के लोगों से भी कहती हूँ, पाकिस्तान के अथॉरिटीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से भी हम अपने शो के जरिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जी भारत के साथ आप अपने टर्म्स को बेहतर कीजिए, भारत के साथ ट्रेड खोलिए, भारत के साथ वीजा पॉलिसीज बेहतर कीजिए। भारत को जो शिकायतें पाकिस्तान से रही हैं वो सारी दुनिया को पता है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन शिकायतों को जायज भी मानते हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से ये गलतियां हुई हैं और पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट रही है और यही वजह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से काफी नाराज है और किसी किस्म के रिलेशंस को रखने में वो कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। जाहिर है सारी दुनिया उन्हें इस वक्त पूछ रही है और पाकिस्तान जो है वो अपने ही राह गलाप रहा है, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा इस तरफ सोचना होगा, पाकिस्तान को इन चीजों को बेहतर बनाना होगा। अगर आप अपनी कंट्री की बेहतरी चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसियों को भी खुश रखना होगा और जो गलती पहले होती रही है उससे जरूर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तो कुछ खास हमें लग नहीं रहा कि इस तरफ को जा रहे, लेकिन हाँ बांग्लादेश अपने टर्म जरूर खराब करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी अफसोस की बात है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे रशिया और पाकिस्तान की। आप लोग जानते हैं रशिया और पाकिस्तान जो है वो भी साथ में काम कर रहे हैं और ऑयल की बात तो पहले हो ही रही थी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो ऑयल लेना चाहता है रशिया से, लेकिन अब ये कहा गया है कि जी ना सिर्फ पाकिस्तान जो है वो रशिया से ऑयल लेगा बल्कि एक ट्रेन भी जी दोनों कंट्रीज के दरमियान चलाई जा रही है और कहा यही जा रहा है कि शायद वो ऑयल के लिए ही चलाई जा रही है कि यहाँ से ऑयल लिया जाए और वहां पहुंचाया जाए। इस किस्म की ही कोई बात जो है वो सुनने में आई है और कहा यही जा रहा है कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलेगी उसका फायदा ईरान को भी होगा, अजरबैजान को भी होगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत भी इसमें शामिल हो। अब भारत उसमें शामिल होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रशिया को लेकर अमेरिका तो ना कोई खास खुश नहीं है। आपने पहले ही देखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान काम करना चाह रहा था ईरान के साथ,
جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر بھی سینکشنز لگائی گئی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کو بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے کام کرنے کی کوشش کی گیس پائپ لائن کے اوپر ایران کے ساتھ مل کر تو آپ کے اوپر بھی سینکشنز لگ سکتی ہیں۔ پاکستان بہرحال اس بارے میں کافی پریشان اس لیے بھی ہے کہ اگر کام نہیں کرتے تو جی ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران والے جو ہے وہ فائن لگا دیں گے، جو تقریباً $18 بلین کا بتایا جا رہا ہے، اور اگر کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سینکشنز لگا دے گا، اور وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا، اس کو بھی ہینڈل کرنا، اس کو بھی مینج کرنا پاکستان کے لیے کوئی بہت آسان بات نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ایک طرف کنواں ہے اور دوسری طرف کھائی ہے۔ اب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے پالیسی میکرز اور پولیٹیشن اور گورنمنٹ کو سوچنا ہے کہ انہیں کنویں میں گرنا ہے یا کھائی میں گرنا ہے۔ لیکن بات ساری یہ کہ جس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا، اس وقت یہ بات کیوں نہیں سوچی گئی کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اور وہ سینکشنز کا اثر پاکستان کے اس پروجیکٹ پہ پڑ سکتا ہے۔ اس وقت کچھ سوچا نہیں گیا، ایگریمنٹ سائن کر لیا، اور اب وہی ایگریمنٹ ہمارے گلے پڑ چکا ہے۔ مگر بہرحال پاکستان نے ابھی تک کچھ کلیئر بتایا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف چابہار پورٹ کے اوپر بھارت بھی ایران کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بھارت کو بھی امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ نے چابہار پورٹ پہ کام کیا تو آپ کو سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں، لیکن بھارت کیونکہ اکانومی کے لحاظ سے کافی ایک مضبوط کنٹری ہے اور وہ ایک تگڑا جواب دے سکتے ہیں امریکہ کو، تو ان کیا سے ڈاکٹر جے شنکر نے بالکل یہی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی مرضی سے کام کریں گے اور ہم کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ہم ڈکٹیشن کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی ڈکٹیشن نہ دے تو ہم جا کر خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے جی کیا کرنا ہے۔ یہ حال تو پاکستان کا ہے، اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہماری اکانومی بہت ویک ہے، اور جب بھی آپ کی اکانومی کمزور ہوگی، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، چاہے آپ ایک انڈیویجول کنٹری ہو، چاہے آپ ایک انڈیویجول آدمی انسان ہو، سٹیزن ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی اکانومی اگر کمزور ہوگی تو آپ کوئی بھی فیصلہ اپنے طور پر نہیں لے سکتے۔ آپ کو ہر حال میں ان لوگوں کی سننی پڑے گی جن سے آپ پیسہ لیتے ہیں، اور پاکستان نے تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی کنٹری چھوڑی ہے جس سے کہ قرضے کے نام پہ یا پروجیکٹ کے نام پہ یا مدد کے نام پہ پیسہ نہ لیا ہو۔ شاید بھارت ہی ابھی تک ایسا رہ گیا ہے جس سے کہ ہم نے ابھی تک کوئی لون نہیں لیا یا کسی قسم کا پیسہ نہیں لیا، ورنہ باقی سب کو تو ہم چونا لگا ہی چکے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں کہیں بھی ہم رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جو لوگ گورنمنٹ چلاتے ہیں، جو لوگ گورنمنٹ گراتے ہیں، ان کو اس طرف سوچنا ہی ہوگا۔ ایک بار پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 16 دسمبر آ رہی ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش بنا تھا، یا سمجھیں کہ جو وار تھی ہندوستان پاکستان کی وہ ہوئی تھی 71 کی، اور اس کو یاد کرا جائے گا، اور پھر یہی کہا جائے گا، بھارت کی طرف سے ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، ہماری طرف سے کہا جائے گا نہیں جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بہت سال گزر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو ان 71 سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے جو غلطیاں کی تھی، پاکستان اپنی ان غلطیوں کو مانے اور اپنی ان غلطیوں سے سیکھے، تاکہ آگے کوئی اس قسم کی حرکتیں مسٹیکس نہ ہو۔ جہاں تک بنگلہ دیش بننے کی بات ہے تو بنگلہ دیش بنانے میں بھارت سے زیادہ پاکستان کا اپنا ہاتھ ہے۔ چاہے آپ ہمارے سینئرز جو ہیں حسن نثار صاحب اور کئی دوسرے لوگ، اگر آپ ان کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بنگلہ دیش کے لوگ جب ہمارے ساتھ تھے تو ہم ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے تھے، ہم انہیں کتنا پریشان کرتے تھے، ان کو طرح طرح سے ان کی انسلٹ کی جاتی تھی، ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا تھا، اور ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے وہ انہوں نے بنگلہ دیش بنایا، اور شاید انہوں نے شکر بھی ادا کیا ہوگا۔ لیکن اب شیخ حسینہ کی گورنمنٹ جانے کے فوراً بعد ہی جو نئے پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی میں کہوں گی ان کو، جو آئے ہیں بنگلہ دیش کے، وہ آتے کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ ٹرمز ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے ٹرمز ٹھیک۔ جیسے میں نے کہا بہت سال گزر گئے، اب اس بات کو بھول جانا چاہیے، یا بھولے نہ صحیح لیکن کم از کم اس بات کو تھوڑا سا اگنور کر کے اور اپنے ٹرمز ٹھیک کرنے چاہیے۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی کنٹری کے ٹرمز ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو اس کے اپنے آپ ہی
भारत से बिगड़ जाते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। भारत अपनी जगह एक मजबूत और इंडिपेंडेंट कंट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। मैं तो बांग्लादेश के लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप भारत के साथ अपने ताल्लुकात ना बिगाड़िए। पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जरूर अच्छे कीजिए, लेकिन भारत के साथ मत बिगाड़िए, इसलिए कि तभी आप बैलेंस रह पाएंगे, वरना फिर आपका वही हाल होगा जो इस वक्त हमारा हो रहा है। और आपके यहाँ जिस तरीके से माइनॉरिटीज पे अटैक किए जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। बात हम करेंगे शाहिद आफरीदी की। शाहिद आफरीदी साहब का कहना यह है, हमेशा से ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बनूं या फिर एक फौजी बनूं। जी हाँ, उनका कहना यह है कि या तो मैं आर्मी में जाऊं या फिर क्रिकेटर बनूं, यही उनकी ख्वाहिश है। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्रिकेट से निकलने के बाद शायद वो आर्मी के लिए ही ठीक है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दिया करते हैं, कभी कश्मीर के ऊपर, कभी भारत के ऊपर, और कभी किसी जगह खड़े होकर वो अचानक ही पॉलिटिशियंस की तरह भाषण देने लगते हैं। एक जमाने में तो ये भी कहा गया था कि शायद इमरान खान के बाद दूसरे शाहिद आफरीदी हैं जिनको के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह भी था कि शाहिद आफरीदी को सालों साल लग जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनने तक उनकी पहुंच नहीं होगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। शाहिद आफरीदी साहब ने दोनों तरफ ही मक्खन लगा दिया है। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि जी मैं अगर क्रिकेटर ना होता तो शायद मैं आर्मी में होता, यानी कि आर्मी वालों को भी खुश कर दिया, यानी कि मोगेम्बो खुश हुआ और सरदार भी खुश हो गया होगा। ये सुनकर के शाहिद आफरीदी साहब ये कह रहे हैं। लेकिन क्या सरदार तक आवाज गई है शाहिद आफरीदी साहब की या नहीं गई, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। इसलिए कि शाहिद आफरीदी साहब कोशिश तो भरपूर तरीके से कर रहे हैं कि या तो उनको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाए या फिर उनको भी सहारा देकर, उनको भी चमका कर या सिखा पढ़ाकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए बहरहाल वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी यही होती है कि जी बूट पॉलिश करो, उसमें कोई काम वाम आने की जरूरत नहीं होती। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे एक बार फिर जो है आपके जाने पहचाने, यानी कि जिनको आप अच्छे से जानते ही हैं, उनकी बात करेंगे, यानी कि हमारे शहबाज शरीफ साहब की। हुकूमत तनहा करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, शहबाज शरीफ साहब। ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी ये लोग उनकी मदद करें करप्शन को कंट्रोल करने में। जी हाँ, बिल्कुल होनी ही चाहिए। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी बदउनवानी, जी हाँ, उन्होंने लिखा है जी बदउनवानी जो है वो एक घिनौना चैलेंज है, अवाम करप्शन के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। सर, आपको पब्लिक से नहीं मदद मांगनी, आपको मदद मांगनी है अपने भाई लोग से कि वो करप्शन खत्म करने में आपकी मदद करें। इसलिए कि वो अपनी करप्शन खत्म करेंगे तो वो भी एक तरह की मदद ही होगी। इसलिए कि ये कहना कि जी सिर्फ पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ करप्ट हैं, बाकी जी हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल करप्ट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि वहां पर भी करप्शन है, उस इदारे में भी करप्शन है। और यही वजह है कि जब लोगों ने ये कहा, ये कैंपेन चलाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जी सब फौजी प्रोडक्ट्स की बाइकॉट कर दी जाए, इमरान खान की पार्टी ने जगह जगह जो है ये इस किस्म के बैनर्स लगाए और इस किस्म के प्रोडक्ट्स के नाम बताए, तो लोगों को पता चला कि जी आम पब्लिक जो है या आम सिटीजन्स तो शायद कुछ बनाते ही नहीं। सब जितना कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, बेची जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो सबकी सब जो है वो फौजी फाउंडेशन और इस तरह के इदारे ही बना रहे हैं। यानी कि इतना ज्यादा होल्ड है इनका मार्केट के ऊपर कि किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो करप्शन तो सर ये भी है, अगर आप इन लोगों को भी रोके और कहें कि जी जो आम सिटीजन है वो जिसे आप लोग ब्लडी सिटीजन कहते हैं, तो प्लीज उनको भी जीने का हक दीजिए, उनको भी भूखा ना मारिए, उनके कारोबार भी चलने दीजिए। ठीक है, आपने अपना कारोबार करना है, करते रहिए, आपको कौन रोक सकता है। हमारी तो औकात नहीं है कि हम आपको कहें कि जी आप अपने काम से काम रखिए, ये सारी प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय जाके बॉर्डर पे खड़े होइए और जाके देखिए वहां क्या हो रहा है। बॉर्डर पे जो आम सिपाही जिसकी जान जा रही है उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो ऊपर के लेवल के बैठे हुए ना भाई लोग, ये जो कभी आपको दिखाई देते हैं कि उन्होंने आइलैंड खरीद लिया, कभी कॉर्नर का प्लॉट ले लिया, कभी कहाँ फ्लैट ले लिया, कभी कहाँ पे मकान खरीद लिया, कभी कनाडा, कभी अमेरिका, कभी दुबई, ये लोग हैं जो असल में इदारे को खोखला कर रहे हैं, ये लोग असल में हैं जो इदारे को डैमेज कर रहे हैं। तो इन लोगों को रोकने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों को आप लोग रोकेंगे कैसे? वैसे तो ये अंडर होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन देखने में ऐसा लगता है
ہے کہ گورنمنٹ ان کے انڈر ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ بار بار جو بھی پولیٹیشین آتا ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے ان کی واہ واہ کرتا ہے. ابھی آپ نے جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ فیصل واؤڈا صاحب کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں کیا جا سکتا، اور فیصل واؤڈا جیسے لوگ جو ان کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کے میسیجز لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ شاید اسی لیے مزے میں رہتے ہیں، اور اسی لیے شاید بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ویسا بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کے میسنجر بنے ہوئے جو آ کر بار بار لوگوں کو ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا کے سامنے یہی بات کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکتا. یہ کہنا ہے جی فیصل واؤڈا صاحب کا. باقی فیصل واؤڈا صاحب کو سوشل میڈیا پہ جو پڑھ رہی ہیں میرے خیال ہے بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.